नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षक की भूमिका टॉपिक पर बेस्ड और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने शिक्षक की भूमिका को प्रमुख विद्वानों के द्वारा उनके कथनों के माध्यम से समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से शिक्षक का रोल होता है, एक शिक्षक को किस तरीके की गतिविधियों को करना होता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनको किस तरीके से हैंडल करना होता है। तो इन सभी बातों को समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि वो सभी पॉइंट्स आपको ईजिली क्लियर हो पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज की क्लास में हम शिक्षक की भूमिका को और डिटेल में जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक शिक्षक का क्या रोल होता है विद्यालय में और किस तरीके से उनको कक्षा शिक्षण को संचालित करना होता है, किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उन्हें निभाना पड़ता है, किस तरीके के व्यवहार में एक शिक्षक के परिवर्तन होने चाहिए ताकि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर पाएँ। इन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं। आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि शिक्षक की भूमिका को हम निम्न रूपों में समझ सकते हैं, यानी कि निम्न रूपों से हम समझ सकते हैं। शिक्षक की भूमिका को हम निम्न रूपों से कैसे समझेंगे? तो एक शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में किस प्रकार से होने चाहिए, एक शिक्षक की भूमिका को अनुश्रवणकर्ता के रूप में किस प्रकार से होने चाहिए, एक शिक्षक की भूमिका नेतृत्वकर्ता के रूप में किस प्रकार से होने चाहिए, एक शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में किस प्रकार से होने चाहिए, एक शिक्षक की भूमिका परामर्शदाता के रूप में किस प्रकार से होने चाहिए। इन सभी बातों को हम डिटेल में जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक शिक्षक का क्या रोल होता है, किस तरीके से एक शिक्षक को अपने व्यवहार में परिवर्तन करने होते हैं ताकि वो अपनी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन प्राप्त कर सके और बच्चों के लिए अधिगम को आसान बना सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं। आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि शिक्षक की भूमिका एक सुविधा प्रदाता या सुगम करता, यानी कि जिसको हम फैसिलिटेटर कहते हैं, इसके रूप में किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में किस प्रकार से होने चाहिए, या फिर इसको हम सुगम करता भी कहते हैं, तो सुगम करता के रूप में किस प्रकार से होने चाहिए। तो शब्दों से ही आप समझ पा रहे हैं, सुविधा प्रदाता यानी कि सुविधा को प्रदान करने वाला, या सुगम करता का मतलब होता है कि परिस्थिति को आसान बनाने वाला, यानी कि किसी भी कंडीशंस को सुगम बनाना, आसान बनाना। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो टीचर होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षक का जो रोल होता है कि वो विषय वस्तु को कितना आसान, कितना इजी लैंग्वेज में वो डिलीवर करते हैं और बच्चों को उसे सीखने में आसानी हो, इस प्रकार की क्वालिटी कैसे एक अध्यापक में होने चाहिए, उन सभी बातों को हम जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सुविधा प्रदाता के रूप में एक शिक्षक का रोल होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको बताया गया है कि विषय सामग्री सर्वश्रेष्ठ विधि से छात्रों के सामने प्रस्तुत करना। देखिए, जो सीडीपी सेक्शन यानी साइकोलॉजी के अंतर्गत जो आप सुपर टेट में जितने भी टॉपिक पढ़ चुके हैं, चाहे वो आपके शिक्षण कौशल से रिलेटेड हो या फिर सीडीपी से रिलेटेड हो, और जो भी आप जीवन कौशल से संबंधित पढ़ते हैं, इसके पीछे का रीजन यही है स्टूडेंट्स कि आप एक बेहतर, आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन आपको उस नॉलेज को डिलीवर करना है और इसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ विधि का प्रयोग करना है जिससे आप विषय वस्तु को आसान बना सके। तो यही बताया गया है यहाँ पर कि विषय सामग्री सर्वश्रेष्ठ विधि से, ये कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ होगी, किस कंडीशंस में आपको कैसे उदाहरण प्रस्तुत करने हैं, कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है, कौन से टॉपिक को आप इजी लैंग्वेज में समझा सकते हैं, इसके लिए जो भी विधि सर्वश्रेष्ठ है, उपयुक्त है, उन सभी शिक्षण विधियों का आपको प्रयोग करना है जिसे छात्रों के सामने आपको प्रस्तुत करना है और छात्रों को वो चीज़ें आसान बन सके, छात्रों के लिए वो चीज़ें आसान लग सके। इस प्रकार के कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। इसी के लिए बताया गया है कि एक शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में होते हैं। देखिए, आपने जो शिक्षण विधि के अंतर्गत लगभग 15-20 विधियों को जो आप पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी विधि का इस्तेमाल आप हर जगह करेंगे, एक साथ करेंगे। किस सिचुएशंस में कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। इसलिए बताया गया कि विषय सामग्री सर्वश्रेष्ठ विधि से छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए जिससे छात्रों को वो चीज़ें आसान लग सके, इनके लिए सीखना सरल बन पाए। इस प्रकार की गतिविधियों को आपको फॉलो करना होगा। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट सुविधा प्रदाता के अंतर्गत कि आवश्यकता अनुसार पाठ का चुनाव करना है। देखिए, जो बच्चे की आवश्यकता है, जिस चीज़ की बच्चे को रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ उसे नीड है, उसके अनुसार आपको पाठ का चुनाव करना है। यानी कि जिस भी पाठ को आप पढ़ाएंगे, बच्चों की डिमांड क्या है, बच्चों की क्या आवश्यकताएं है, उसी अनुरूप उनको उस लेसन
लेसन को पढ़ाना होता है। ये एक टीचर्स का रोल होता है। अगर वो इस तरीके से कार्य को करते हैं तो वो बच्चों के लिए सुविधा प्रदाता या सुगमकर्ता के रूप में होते हैं। सुविधा प्रदाता के रूप में स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि छात्रों को समस्या एवं चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर बनाना। देखिए, जो बच्चे आपके सामने होंगे एक अध्यापक के रूप में, जब छात्रों के सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो उनका सामना किस तरीके से करें, इसके लिए बच्चों को क्या बनाना है, आपको आत्मनिर्भर बनाना है, यानी कि सेल्फ डिपेंड बनाना है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप हमेशा उन बच्चों के साथ रहेंगे या उनके माता पिता उनके साथ रहेंगे, क्योंकि बच्चे विद्यालय में अपना डेवलपमेंट करने के लिए आते हैं और पेरेंट्स उनका डेवलपमेंट करने के लिए उनको विद्यालय में भेजते हैं, और उनके डेवलपमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक शिक्षक के ऊपर होता है, यानी कि आप पर है। तो आपको उन बच्चों के सामने अलग अलग समस्याएं उनके सामने आएंगे, अलग अलग चैलेंजेस उनके सामने आएंगे, तो उन चैलेंजेस का, उन समस्याओं का सामना किस तरीके से करना है और इसके लिए उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, इन सभी गतिविधियों को आपको बच्चे को समझाना होगा। इन सभी परिस्थितियों से आपको बच्चों को गुजारना होगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और एक शिक्षक की जो भूमिका है सुविधा प्रदाता के रूप में किस प्रकार से होते हैं, इन सभी बातों को जान पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की छात्रों की योग्यता व क्षमता के अनुसार शिक्षण कार्य करना, यानी कि जो छात्रों की योग्यता है, यानी कि जो छात्र की योग्यता या फिर क्षमताएं हैं उसके अनुसार आपको शिक्षण कार्य करना है। यानी कि बच्चे के अंदर किस प्रकार की योग्यताएं, किस प्रकार की क्षमताएं हैं, उसी अनुरूप आपको टीचिंग करना होता है, ताकि बच्चों के लिए वो आसान बन सके, उनके लिए सीखना सरल बन पाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की छात्रों के साथ प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, यानी कि एक शिक्षक का ये रोल भी होता है कि छात्रों के साथ प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी करना। ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो थोड़े से स्ट्रिक्ट स्वभाव के होते हैं, तो इस प्रकार की अगर आपके व्यवहार है, इस प्रकार की यदि आपके व्यवहार है तो वो सही नहीं है, वो गलत है, क्योंकि उससे आप बच्चों का उचित विकास नहीं कर सकते। बच्चे आपसे हमेशा डरेंगे और बच्चे जब आपसे डरेंगे तो अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे शेयर भी नहीं करेंगे, और जब वो अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका विकास उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जैसे अध्यापक हैं तो आपको बच्चों के साथ हमेशा प्रेम से एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर पाए और आप उनके प्रॉब्लम्स का समाधान उनको दे पाए, जिससे वो अपने जीवन में और ज़्यादा विकसित हो पाए। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा कि एक अध्यापक का क्या रोल है और उनको किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, जिससे वो बच्चों का अधिक से अधिक विकास कर पाए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को इजीली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की अधिगम का अभिप्रेरक के रूप में कार्य करने हेतु वातावरण का निर्माण करना। देखिए, जो अधिगम है इसके लिए ज़रूरी है अभिप्रेरक, क्योंकि अभी आप मोटिवेशन टॉपिक पढ़कर आए हैं और आपको पता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन में मोटिवेशंस होना, यानी मोटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार के आपके मन में मोटिव होंगे उसी अनुरूप आप चीज़ों को सीख पाएंगे, यानी कि अधिगम कर पाएंगे। तो अधिगम का अभिप्रेरक के रूप में कार्य करने हेतु, यानी कि मान लीजिए कि आप बच्चों को अधिगम करना चाहते हैं, अधिगम कराना चाहते हैं, तो इसके लिए उनके लिए जो अभिप्रेरक है वो कौन से अभिप्रेरक उनके लिए उपयुक्त है, इसके लिए आपको वातावरण का निर्माण करना होगा। यानी ऐसा वातावरण आपको क्रिएट करके देना है जिसमें वो ऐसी चीज़ों से प्रेरित हो जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर पाए। यानी जिस बच्चे को जो चीज़ आप सिखाना चाहते हैं उनसे रिलेटेड आपको मोटिव उनके सामने रखने होंगे। इस प्रकार की गतिविधियों को आपके सामने रखना होगा जिससे बच्चे स्वयं से अभिप्रेरित हो जाए और उस चीज़ को सीखने के प्रति इच्छुक हो जाए। इस प्रकार के इन्वायरमेंट को आपको निर्मित करके देना है। ये एक शिक्षक का रोल होता है सुविधा प्रदाता के रूप में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की अति व्यावसायीकरण, यानी कि जिसको हम बाजारीकरण भी कहते हैं, इसके कारण अध्यापकों को अत्यधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी अति व्यावसायीकरण जिसे बाजारीकरण भी कहते हैं, इसका क्या रोल है। तो स्टूडेंट जो व्यावसायीकरण है
यानी कि जो टीचिंग है इसको व्यवसाय बनाया गया है, और व्यवसाय बनाने की वजह से अध्यापकों को जो है बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो शिक्षण प्रोसेसेस को एक बिजनेस के तौर पर बनाया गया है, तो कंपटीशन आपका जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे अध्यापकों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि बाजारीकरण नहीं होना चाहिए, यानी कि व्यावसायीकरण नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा शिक्षा को व्यवसाय के तौर पर नहीं बनाना चाहिए। यदि इतना ज़्यादा आप इसको व्यवसाय बना देंगे, यानी कि इसको एक प्रोफेशन बना देंगे, अगर आपका मोटो पैसे कमाने का होगा, तो फिर आप उचित रूप से बच्चों का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मोटो फिर पैसे की तरफ ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जो है वर्तमान समय में अति व्यावसायीकरण की वजह से अत्यधिक चुनौतियों का सामना अध्यापकों को करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को ईजिली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि कक्षा का प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, अतः शिक्षक को इस बात का ध्यान रखते हुए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधा प्रदान करना चाहिए। यानी कि कक्षा का प्रत्येक बच्चा, यानी कि हर एक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। इस चीज़ को आप सीडीपी में भी पढ़ते हैं, जिसको हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर एक बच्चे में पाई जाती है। अगर हर एक बच्चा एक दूसरे से भिन्न है तो हर एक की सीखने की गति भी अलग अलग है। इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। तो इसीलिए एक शिक्षक को इस बात का ध्यान रखते हुए कि सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न है, तो उनके सीखने की गति, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी अलग अलग होंगे। तो उनकी आवश्यकता के अनुरूप आपको उन बच्चों को सुविधा प्रदान करना है। यदि आप उन बच्चों के माइंडसेट को जानकर, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके लिए सुविधा प्रोवाइड कराएंगे, तो उनके लिए सीखना उतना ही आसान होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे, और इससे उनका अधिक से अधिक विकास भी हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि कक्षा का वातावरण इस प्रकार से निर्मित करना चाहिए कि बच्चे सीखने के लिए खुद ही प्रेरित हो। देखिए, कक्षा का वातावरण यानी कि जो क्लास का एनवायरनमेंट है, उसको एक टीचर्स के रूप में आपको ऐसे डेवलप करना है, ऐसे निर्मित करना है जिससे बच्चे सीखने के लिए खुद से प्रेरित हो। यानी कि खुद से प्रेरित का मतलब ये है कि आपको उन बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप आपको उनके लिए अभिप्रेरक प्रस्तुत करने होंगे। जैसा अभिप्रेरक उनके लिए देंगे, उन बच्चों को सीखने में उतनी ही आसानी होगी और वो स्वयं से प्रेरित होंगे। और इस प्रकार की यदि आप वातावरण निर्मित करके देते हैं, तो कहने का मतलब आप एक अध्यापक सुविधा प्रदाता के रूप में हैं। आप बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, बच्चों को सीखने को सरल बनाकर उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी कि आप बच्चों के लिए सीखने का जो माध्यम है वो बहुत आसान करके दे रहे हैं, और इसी चीज़ की आवश्यकता वर्तमान समय में है। इसीलिए आयोग ने आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए दिया है, ताकि इस चीज़ को आप जानें, समझें और बच्चों के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करें। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि किसी विषय वस्तु को समझने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में तथा उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव और प्रयोग करना चाहिए। देखिए, किसी भी विषय वस्तु को यदि आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए अधिक मात्रा में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो TLM हम जिसको बोलते हैं, तो अधिक से अधिक मात्रा में आपको शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए, और वो भी उपयुक्त मात्रा में। जितनी चाहिए उतना ही आपको चुनाव करना है। कौन कौन सी चीज़ों को आप सिखाना चाहते हैं उनसे रिलेटेड आपके शिक्षण सहायक सामग्री होने चाहिए और उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए, और किसका कब चुनाव करना है, किसका कब प्रयोग करना है, इन सभी बातों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यदि आप इन सभी चीज़ों से परिचित हैं तो आप विषय वस्तु को आसान बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप सरल बनाएंगे बच्चे के सीखने में उतनी आसानी होगी, बच्चा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और वो चीज़ों को लंबे समय तक सीख पाएगा, लंबे समय तक ध्यान रख पाएगा, और उससे उसका उचित विकास भी हो पाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका में आता है आपका कक्षा शिक्षण के समय शिक्षार्थी की समस्याओं का निदान तत्कालिक रूप से किया जाना चाहिए। देखिए, कक्षा शिक्षण के समय यानी कि जो कक्षा में जब आप शिक्षण करते हैं तो उस समय जो शिक्षार्थी है उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, उनका निदान आपको तत्कालिक रूप से करना है। यानी कि उसी समय अगर आप देखते हैं जब आप टीचिंग करते हैं और आपको लगता है कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, किसी शिक्षार्थी को किसी चीज़ को समझने
में प्रॉब्लम है और आपको उसकी प्रॉब्लम पता है या आप समझ पा रहे हैं कि इस बच्चे को ये पॉइंट सही से क्लियर नहीं हो पाया है, तो उसका तत्कालिक रूप से उसी समय उसका निदान करना है, यानी कि उसके डाउट्स को उसी समय आपको क्लियर करना है, उसको कल पर नहीं टालना है, उसको उसी समय पर आपको समाधान करना है। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो उस बच्चे के डाउट्स को अगर आप क्लियर कर देंगे तो वो बच्चा उस चीज़ को आसानी से सीख पाएगा, समझ पाएगा और अपने जीवन में अधिक से अधिक विकास भी कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि एक शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता या सुगमकर्ता के रूप में कैसे होने चाहिए, वो सभी पॉइंट आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनेंगे कि सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है, और 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन आपको यहाँ से कोई भी देखने को मिलेगा और उस ऑप्शंस के माध्यम से आपको छांटकर उस ऑप्शन तक पहुँचना होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितनी भी बातें मैंने आपके साथ की है, जितने भी पॉइंट्स पर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, वो सभी आपको ईजिली क्लियर हो पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स अनुश्रवणकर्ता, यानी कि अनुश्रवणकर्ता जिसे हम कहते हैं फॉलो अप। तो फॉलो अप के रूप में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से होने चाहिए, यानी कि किस प्रकार से शिक्षक की भूमिका अनुश्रवणकर्ता के रूप में होते हैं, तो इस बात को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स अनुश्रवण। अनुश्रवण का मतलब आप समझ सकते हैं कि गुरु द्वारा उच्चारित शब्दों को उसी रूप में उच्चारण करना अनुश्रवण कहलाता है। यानी कि अनुश्रवण का अर्थ होता है कि गुरु द्वारा उच्चारित शब्दों को उसी रूप में उच्चारण करना। यानी कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि जब गुरु यानी कि शिक्षक किसी पाठ को उच्चारित करते हैं तो उन उच्चारणों को सीधे सीधे हूबहू उनके पीछे पीछे बोलना, उनका सही उच्चारण करना, इसी को ही अनुश्रवण कहा जाता है। यानी कि इस चीज़ को आपको करना है क्योंकि आप एक अध्यापक है, तो आप उनके अनुश्रवणकर्ता के रूप में आप उनको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपकी बताई हुई बातों को, आपके द्वारा उच्चारित किए गए शब्दों को, वाक्यों को उसी उच्चारण के साथ उनके पीछे पीछे बोलना। इस चीज़ को सिखाने की जिम्मेदारी भी आप पर है। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो उच्चारण क्षमता है, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है, वो सही तरीके से बच्चे कर पाते हैं। अन्यथा जो छोटे बच्चे होते हैं, जो प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे होते हैं, वो गलत उच्चारण करते हैं, गलत तरीके से शब्दों का उच्चारण करते हैं और गलत तरीके से पढ़ते हैं। और अगर हम उनको सही तरीके से उनका सही मार्गदर्शन ना कर पाएँ तो फिर वो बच्चे आगे चलकर भी इसी तरीके से गलत पढ़ते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि शिक्षक को सबसे पहले स्वयं शब्दों का उच्चारण करना होता है और उसके पीछे पीछे बच्चों से उच्चारण करवाना होता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है अनुश्रवण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान स्वर, व्यंजन आदि को उच्चारित करता है और छात्र को दोहराने को कहता है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट शिक्षक। तो शिक्षक जब शिक्षण कार्य के दौरान, यानी कि जब शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं, यानी कि टीचिंग प्रोसेस करते हैं, तो स्वर या फिर व्यंजन आदि को जब वो उच्चारित करते हैं तो उनको छात्रों को दोहराने को कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब टीचर स्वयं शिक्षण कार्य करते हैं और स्वर और व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, वाक्यों का उच्चारण करते हैं, तो उनको छात्रों को दोहराने के लिए कहते हैं। यानी कि छात्रों को दोहराने के लिए इसीलिए कहा जाता है ताकि छात्र उनकी बातों को ध्यान से सुने और जिस तरीके से शिक्षक शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं उसी अनुरूप में छात्र भी उच्चारण करें और उनका प्रोनाउंसिएशन पावर यहाँ से विकसित हो पाए। तो इसीलिए शिक्षक को अनुश्रवणकर्ता के रूप में भी कार्य करने होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि छात्रों का प्रदर्शन सुधारने के लिए सतत अनुश्रवण और उन्हें उत्तर देने की ज़रूरत होती है। देखिए, अगर आप छात्रों का प्रदर्शन यानी कि उनका जो परफॉर्मेंस है उनको यदि आप सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए सतत अनुश्रवण। सतत अनुश्रवण का मतलब होता है कंटिन्यूअसली उनको सुनना, यानी लगातार उनका अनुश्रवण करना, उनके हिसाब से उनके पीछे पीछे चलना, उनको सुनकर पीछे पीछे उच्चारण करना, इसे हम कहते हैं सतत अनुश्रवण। और छात्रों का यदि आप प्रदर्शन सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए आपको छात्रों को सतत अनुश्रवण और उन्हें उत्तर देने की ज़रूरत होती है। यानी कि बच्चे के सतत अनुश्रवण पर आपको ध्यान देना होगा कि क्या बच्चे आपके उच्चारित शब्दों को सेम उसी लय में बोल रहे हैं या फिर नहीं, आपके साथ साथ पीछे पीछे चल रहे हैं या फिर नहीं, और अगर उन्हें कहीं पर प्रॉब्लम आ जाए तो उनका उत्तर देना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए एक शिक्षक को इन सभी गतिविधियों को ध्यान रखना होता है। अगर शिक्षक छात्रों के
प्रदर्शन को सुधारना चाहते हैं तो शिक्षक को लगातार उनको सुनना होगा, उनके प्रॉब्लम्स को जानना होगा और अगर बच्चा कहीं पर भी गलती करता है तो उसका उत्तर उन्हें उसी समय देना होगा, ताकि बच्चे के अंदर जो गलतियां हैं या बच्चे का जहां पर डाउट्स है वो डाउट्स उसी समय क्लियर हो पाए और वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। इन सभी गतिविधियों के बारे में एक अध्यापक को पता होना चाहिए। एक अध्यापक के रूप में इन सभी चीज़ों की जानकारी आपके पास होना आवश्यक है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और आयोग द्वारा जो ये कंटेंट आपको पढ़ने के लिए दिया गया है इसके पीछे के कारण को भी जान पा रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षक में वो बदलाव चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की निगरानी रखने से आप नियमित रूप से प्रतिपुष्टि देने में सक्षम होंगे। इससे छात्रों को यह पता चलेगा कि उनका प्रदर्शन कैसा है। देखिए, अगर आप निगरानी रखेंगे यानी कि उन पर लगातार नज़र बनाकर रखेंगे, उन पर ध्यान रखेंगे, तो उससे ये पता चलेगा कि नियमित रूप से आप प्रतिपुष्टि दे पाएंगे यानी कि उनको सही समय पर फीडबैक दे पाएंगे। अगर बच्चा कहीं पर कोई मिस्टेक करता है तो उसका तुरंत आप फीडबैक देंगे यानी कि उस मिस्टेक्स को आप उसी समय सॉल्व करेंगे, उसका समाधान देंगे और ऐसा करने से आप प्रतिपुष्टि देने में तो सक्षम होंगे ही होंगे। इससे छात्रों को यह भी पता चलेगा कि उनका प्रदर्शन कैसा है, यानी कि वो किस प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं या फिर उनको अभी कहाँ पर वर्क करने की आवश्यकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में वो समझेंगे और आप यदि उनका सही तरीके से मार्गदर्शन करेंगे तो वो बच्चे अपने जीवन में डेफिनेटली आगे बढ़ पाएंगे और अपना विकास कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको लगातार उन बच्चों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, निगरानी रखने की आवश्यकता है, वो भी नियमित रूप से। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स भी आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट अनुश्रवणकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका में है कि कक्षा में या बाहर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय छात्रों का अवलोकन करना। देखिए, कक्षा में चाहे आप बाहर हैं, जब भी आप उनके लिए उपलब्ध संसाधन का उपयोग करते हैं तो उस समय छात्रों का अवलोकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब छात्र काम कर रहे हो तब अपनी कक्षा का चक्कर लगाकर संक्षिप्त अवलोकन टिप्पणियों को लिखना चाहिए। यानी कि एक अध्यापक के रूप में जब छात्र कोई काम करते हैं या छात्रों को कोई काम देते हैं आप, तो एक शिक्षक का रोल होता है कि वो कक्षा का चक्कर लगाए और जब वो कक्षा का चक्कर लगाते हैं तो वो संक्षिप्त अवलोकन यानी कि जो भी वो चक्कर लगाकर एब्जॉर्व करते हैं उन कौन से बच्चे किस प्रकार की गतिविधियों को कर रहा है, किस प्रकार की चीज़ों पर सोच विचार कर रहा है, इन सभी चीज़ों का जो संक्षिप्त अवलोकन है उन टिप्पणियों को लिखना चाहिए और उसके माध्यम से आपको पता चल पाएगा कि कौन से बच्चे में किस प्रकार की क्वालिटी है, किसका इंटरेस्ट किस तरफ है, क्या वो इंटरेस्ट ले रहा है टॉपिक पर या फिर नहीं, कितना उसको समझ आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। इन सभी गतिविधियों को आप उसके फेस एक्सप्रेशन से आइडियाज़ लगा सकते हैं और इस तरीके से यदि आप संक्षिप्त अवलोकन करते हैं अपनी कक्षा का तो उनके लिए आप उचित संसाधन का उपयोग कर पाएंगे सही समय पर और उनका सही तरीके से मार्गदर्शन कर पाएंगे। उनको जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम होगी उस चीज़ का आप समाधान आप उनके लिए तुरंत कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक शिक्षक की भूमिका अनुश्रवणकर्ता के रूप में होने चाहिए और एक सुविधा प्रदाता के रूप में या सुगमकर्ता के रूप में होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत सुविधा प्रदाता और अनुश्रवणकर्ता के रूप में, वो सभी पॉइंट्स आपको ईजिली क्लियर हो पाए होंगे और आप समझ पाए होंगे कि आपको किस तरीके से अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होता है ताकि आप बच्चों के लिए चीज़ें आसान बना सके, उनके लिए सीखना यानी अधिगम को ईजी बना सके। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं सुविधा प्रदाता और अनुश्रवणकर्ता के अंतर्गत, वो सभी पॉइंट्स आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी शिक्षक की भूमिकाओं के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।